एक मन, एक लक्ष्य, एक दिशा, एक गति, एक देश। ऐसी हो देश की सरकार। मैं अंजना ओम कश्यप लाल किले के प्राचीर से इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि यही शब्द आज से 9 साल पहले इसी लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने किया था। वो साल था 2014, जब लंबे अंतराल के बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। तभी इसी लाल किले से मॉनसून सत्र खत्म होने के फौरन बाद 15 अगस्त आ गया था और इसी लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं बहुमत नहीं सहमति से देश को चलाऊंगा। और एक बार फिर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को हराकर 10वीं बार वो इसी लाल किले से झंडारोहण करेंगे, देश को संबोधित करेंगे देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर। 17वीं सदी से 21वीं सदी तक का साक्षी दिल्ली का लाल किला, देश की एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत जिसने भारत के भविष्य की नींव पड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। हिंदुस्तान के कोहिनूर के लिए भी अंग्रेजों ने हिफाजत की किलेबंदी के तौर पर जिस लाल किले को ही चुना, यही लाल किला 76 साल से भारत में बदलते इतिहास और बदलती सत्ताओं का भी गवाह है। तो जीते उनका सामना करना है, उन पे हावी आना है, आगे बढ़ना है। मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम दिखाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। हर कष्ट, हर खतरे का सामना करते हुए ये देश आगे बढ़ा है। जय हिंद। 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 जय हिंद का उद्घोष और हिंद की जय की 76 साल की आजादी को समेटकर सिर्फ लाल किला नहीं खड़ा है। लाल किला इतिहास से मिली सीख और भविष्य के भारत की खुशियों के इतिहास को रचने वाली गाथा का हर 15 अगस्त को साक्षी बनता आ रहा है। अब उसी लाल किले पर 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 तक कदम बढ़ाते बढ़ाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 में 10वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराने पहुंच रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया हूं। वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने 9 साल पहले लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कहा, मैं दिल्ली के लिए नया हूं। भाइयों बहनों, मैं दिल्ली के लिए आउटसाइडर हूं। मैं दिल्ली की दुनिया का इंसान नहीं, मैं यहां के राजकाज को भी नहीं जानता हूं। यहां की एलिट क्लास से तो मैं बहुत अछूता रहा हूं। फिर लगातार 2 बार देश की 140 करोड़ जनता ने नरेंद्र मोदी को सत्ता का शिखर सौंपकर लाल किले से 10वीं बार तक बोलने के अवसर तक पहुंचा दिया। लेकिन क्या जो नरेंद्र मोदी ने पहली बार वचन दिए, शासन वो वचन पूरे कर पाया? क्या देश देख पाया 10 का दम? याद करना होगा वो पहला भाषण 2014 15 अगस्त की सुबह, वो शब्द करके रहेंगे, पाके रहेंगे। मैं आपको विश्वास देता हूं मेरे देशवासियों, इतने कम समय से दिल्ली से बाहर से आया हूं, लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं
कि सरकार में बैठे हुए लोगों का सामर्थ्य बहुत है। चपरासी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक हर कोई सामर्थ्यवान है, हर एक की एक शक्ति है, उसका अनुभव है। मैं उन शक्ति को जगाना चाहता हूं, मैं उस शक्ति को जोड़ना चाहता हूं और उस शक्ति के माध्यम से राष्ट्र कल्याण की गति को तेज करना चाहता हूं और मैं करके रहूंगा। ये हम पाके रहेंगे, हम करके रहेंगे, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। और ये मैं 16 मई को नहीं कह सकता था, लेकिन आज 2-2.5 महीने के अनुभव के बाद 15 अगस्त को तिरंगे झंडे की साक्ष से कह रहा हूं कि संभव है, ये होके रहेगा। फिर क्या हुआ, क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया, क्या छूटा, क्या बाकी, क्या झांकी। लाल किला राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति का मंच है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसे लाल किले से अपने पहले संबोधन में कहा था। उन्होंने एक उन्नत भारत वर्ष के लिए रोड मैप भी इसी लाल किले से बताया था। उन्होंने जनधन योजना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसे तमाम कार्यक्रमों के आगाज की भी बात की थी और कहा था कि हमें लटकाने, अटकाने, भटकाने की जड़ता को दृढ़ता के मंत्र से खत्म करना है। लेकिन अब वो अपने 10वें भाषण को इसी लाल किले से देंगे। 10वें संबोधन में क्या एक उन्नत भारत को विश्व के तीसरे उन्नत भारत के तौर पर, तीसरे उन्नत देश के तौर पर पीएम मोदी रखने वाले हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। 4 साल पहले 15 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री ने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा। बताया कि आने वाले साल देश की समृद्धि के लिए बहुत अहम है। आजादी के 70 साल बाद हम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचे थे। 70 साल की हमारी विकास यात्रा ने हमें $2 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाया था। लेकिन 2014 से 2019 5 साल के भीतर भीतर हम लोग 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंच गए। $1 ट्रिलियन हमने जोड़ दिया। अगर 5 साल में 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। आज भारत में नवनिर्माण की क्रांति चल रही है। बीते 9 साल में भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए करीब करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 34 लाख करोड़। इस साल के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल $3.7 ट्रिलियन की है, जो 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5.2 ट्रिलियन तक हो सकती है। S&P ग्लोबल ने लुक फॉरवर्ड इंडियाज मनी शीर्षक से जारी अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत 2031 तक $6.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि साल 2031 तक भारत की अर्थव्यवस्था $8 ट्रिलियन की हो सकती है। इस सबसे बड़े कारोबारी देश का तमगा खो चुका है। शायद पहली बार आर्थिक, राजनीतिक और जियोपॉलिटिक्स में भारत को लेकर अनुकूल माहौल है। आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि भारत में लंबी तेजी की शुरुआत होने वाली है, जबकि चीन की तेजी खत्म होने के करीब है। स्टैनली ने भारत के बाजार पर अपने आउटलुक को बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया।
जबकि चीन पर आउटलुक डाउनग्रेड कर इक्वलेट कर दिया। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि भारत का भविष्य काफी हद तक चीन के अतीत जैसा दिखता है। ऐसा लगता है कि दशक के अंत में चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट भारत के 6.5% की तुलना में लगभग 3.9% रहेगी। ये भी कहा गया कि डेमोग्राफिक ट्रेंड में भारत के पक्ष में दिख रहा है, जबकि चीन में पिछले दशक की शुरुआत से कामकाजी उम्र की आबादी में गिरावट देखी गई। आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। अमेरिका हो या फिर चीन, दोनों देशों को इसी फॉर्मूले ने महाशक्ति बना दिया। भारत सरकार भी इसी रास्ते पर चलते हुए नए रास्ते खोज रही है, उसकी तरफ कदम बढ़ा रही है। इसमें सेमीकंडक्टर और चिप का बड़ा बाजार शामिल है, जिस पर फिलहाल ताइवान और चीन का कब्जा है। अगर ये दोनों देश माइक्रोचिप देने से इनकार कर दे तो पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। चिप के लिए पूरी दुनिया अब तक इन्हीं दो देशों पर निर्भर है। इसीलिए अमेरिका समेत दुनिया भर के देश चाहते हैं कि चीन की दादागिरी पर विराम लगे और वो इसीलिए भारत के चिप मिशन का समर्थन करते हैं। भारत को लेकर दुनिया कितनी आश्वस्त है, उसका सबूत फॉक्सकॉन के सीईओ ने दिया, जिनकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनी है। Where there is a will, there is a way. I can feel the determination of the Indian government. I'm very optimistic of where it will be headed. हिंदुस्तान को लेकर इसी भरोसे के चलते एप्पल आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन भारत में भारी निवेश का ऐलान कर चुकी है। यानी जिन लक्ष्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया, उसे पूरा करने में दुनिया का भी साथ मिल रहा है। रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए गुड और स्मार्ट गवर्नेंस चाहिए। आज दुनिया इस बात की भी साक्षी है कि कैसे भारत अपने यहां गवर्नेंस का नया अध्याय लिख रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य अब अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित देश बनाने का है। उसके लिए सरकार को लगातार रिफॉर्म करते रहने होंगे। बुनियादी ढांचे के विकास और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। भारत को लेकर दुनिया भरोसे से भरी है। अमेरिका चीन को पीछे छोड़कर भारत के विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक बनने की भविष्यवाणी होने लगी। इसकी दो बड़ी वजह है। पहला, कुशल मानव संसाधन और दूसरा बड़ा बाजार, जिसकी गवाही लाल किले से प्रधानमंत्री तक देते आए हैं। क्या 10वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से इसी दिशा में देश को आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य तय करेंगे? 2014 में इसी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 2.5 महीने हुए थे पीएम बने। बहुत साफगोई से उन्होंने ये स्वीकारा कि अभी मैं दिल्ली को समझ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं देश में लाल फीताशाही को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूं और ये कोरी बात नहीं रही। हर कदम उठाया गया कि लाल फीताशाही को देश में कैसे खत्म किया जाए। गति शक्ति योजना, जिसके साथ आज देश एक नई इबारत लिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, देश को आगे गति देने के क्षेत्र में। देखिए, नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ कांत बताते हैं 3 करोड़ लोगों को घर यानी ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितनों को घर दे देना, 11 करोड़ शौचालय यानी जर्मनी की जनसंख्या के बराबर लोगों को शौचालय बनाकर भारत में दे देना, 24 करोड़ लोगों को नल से जल यानी ब्राजील की आबादी जितने लोगों को पानी पहुंचाना और 55,000 किलोमीटर की सड़क बन जाना यानी पृथ्वी के व्यास का 1.5 गुना। ये सब नरेंद्र मोदी के लक्ष्य और लक्ष्य की निगरानी के तहत पूरा हुआ। देश में जब 5 ट्रिलियन की इकॉनमी अगले 1.5 साल में, 7 साल में 7 ट्रिलियन की इकॉनमी की बात होती है तो सिर्फ बात ही नहीं होती, पहले समस्या को समझा गया। मुझे बिखराव नजर आया, मुझे टकराव नजर आया।
एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से भीड़ रहा है और यहां तक भीड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा करके एक ही सरकार के दो डिपार्टमेंट आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बिखराव, ये टकराव, एक ही देश के लोग हम देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? समस्या थी देश में काम प्रगति पर है लिखकर अटकाने, भटकाने और लटकाने की। विभागों के आपसी टकराव, मंत्रियों में आपसी समन्वय न होने के चलते देश में फ्लाईओवर, रेल, हाईवे, पुल, सुरंग, न जाने कितनी योजनाओं के फीते तो कटते रहे, लेकिन समय रहते काम पूरा नहीं होता। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज 10 साल के भीतर नतीजा देखें तो भारत हर साल 10,000 किलोमीटर हाईवे बना रहा है। ग्रामीण सड़क नेटवर्क की लंबाई 7,29,000 किलोमीटर पहुंच गई। पिछले 8 साल में 50,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बना। 100 वंदे भारत ट्रेनें शहरों को नजदीक लाने के लिए तैयार हो रही हैं। अगले 24 महीनों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम भारत का होने जा रहा है। भारत में गांव की सड़कें तेजी से बनने लगी, हाईवे तेजी से तैयार होने लगी। ये सब कैसे हो पाया? क्या इसका जवाब भी 10वीं बार लाल किले से संबोधन करने जा रहे प्रधानमंत्री ने पहले दिया है? जवाब है हाँ, दिया है। गति शक्ति हमारे देश के लिए एक ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान होगा जो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखेगा, हमारी इकोनॉमी को एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक पाथवे देगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्ट के साधनों में कोई तालमेल नहीं होता। गति शक्ति साइलोस को तोड़ेगी। भविष्य के रास्ते से हम इन सब रोडों को जितनी कठिनाइयां हैं उनको हटाएगी। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से आर्थिक प्रगति की जादुई छड़ी में कमी 2014 में पकड़ी, 2021 तक दवाई लिख दी और इलाज शुरू हो चुका है ताकि अब काम रुके नहीं। इलाज का मंच गति शक्ति है। अलग अलग मंत्रालयों का ऐसा सिस्टम जहां कई क्षेत्रों के बीच तालमेल बनाने, कमियों और बर्बादियों को रोकने, बेहतर योजना बनाने, अधिग्रहण में तेजी लाने और समय पर योजनाओं के पूरा होने का काम देखा जाता है। परिणाम जानते हैं। 2014 में भारत में 74 एयरपोर्ट थे, अब 148 है। 2014 से पहले सालाना करीब 600 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। अब इसकी रफ्तार 4,000 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। 2014 से पहले देश में 4 लाख किलोमीटर से भी कम ग्रामीण सड़कें थी। आज देश में 7.25 लाख किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कें हैं। 2014 से पहले देश में गैस डिस्ट्रीब्यूशन 60 शहरों में था। अब देश में गैस डिस्ट्रीब्यूशन 600 से ज्यादा शहरों में पहुंच गया है। 2014 के मुकाबले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर देश 4 गुना से ज्यादा खर्च कर रहा है। सड़क, हाईवे, मेट्रो, ट्रेन जब ये जनता तक पहुंचते हैं, विकास का 10 का दम नजर आता है। 9 साल में एक लक्ष्य पूरा करने के बाद अब अगले 25 वर्ष का लक्ष्य लाल किले से नरेंद्र मोदी तय करने में जुटे हैं। विकासशील से विकसित राष्ट्र के ध्येय को लेकर चलते नरेंद्र मोदी 10वीं बार लाल किले से किस लक्ष्य को भारत की जनता के सामने रखते हैं? लाल किला अब यही बताने वाला है। आजादी के 75 वर्ष बाद जब इसी लाल किले से तोपें गरजती हैं तो वो भारतीय तोप होती है। बहुत सारी बातें होती है लाल किले के प्राचीर से, कौन भाषण दे रहा है, क्या कह रहा है, इन सब को सियासी रूप से खूब जांचा परखा जाता है। लेकिन आज बात होनी चाहिए सैन्य शक्ति की। आज हम बात करेंगे सैन्य शक्ति की इसी लाल किले की नजरों के जरिए और आपको बताएंगे कि जो वादे आधुनिकीकरण के, मेड इन इंडिया के किए गए थे, वो आज कहां पर टिकते हैं। हमारी सेना क्या सोचती है, हमारी सेना के आधुनिकीकरण की पूरी कहानी लाल किले की दीवारें आज आपको सुनाएंगी।
हिंदुस्तान की सेना आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में जी जान से जुट गई है। प्रतीक के तौर पर पिछले साल लाल किले पर तिरंगे को जिन 21 तोपों से सलामी दी गई, वो स्वदेशी 105 mm इंडियन फील्ड गन थी, जिसने ब्रिटिश 25 पाउडर गन की जगह ली। इस नए बदलाव पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के जवानों को सैल्यूट। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र मेक इन इंडिया को साकार करते हुए देश रक्षा के क्षेत्र में बड़ी आत्मनिर्भरता हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने कुल रक्षा बजट का 60% हिस्सा सिर्फ मेक इन इंडिया के लिए रखा है, ताकि स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिल सके। भारत आज अपना लड़ाकू विमान बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है, गगनयान भी अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए तैयार हो रहा है। नई नीति से रक्षा निर्यात में बड़ा उछाल दिख रहा है। पिछले 9 साल में भारत का रक्षा निर्यात 23 गुना ज्यादा बढ़ गया है, जो साल 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से ऊंचा उठकर 2022-23 में 15,940 करोड़ रुपए हो गया। आज भारत 85 से ज्यादा देशों को आधुनिक हथियार निर्यात कर रहा है। सरकार की नीतियों के चलते पिछले कुछ वर्षों में विदेशी हथियारों पर देश की निर्भरता में कमी आई। 155 mm आर्टिलरी गन सिस्टम धनुष, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश, मेन बैटल टैंक अर्जुन, T-90 टैंक, T-72 टैंक, आर्म पर्सनल कैरियर को देश में ही बनाया जा रहा है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। हाल ही में 100 से ज्यादा सैन्य उपकरणों के आयात पर हमने रोक लगा दी है। पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री ने पहले स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत को देश को समर्पित किया। विक्रांत के जरिए भारत ने 40,000 टन श्रेणी से ऊपर के विमान वाहक पोत बनाने में सक्षम राष्ट्रों के एक विशिष्ट समूह में जगह बना ली। इस साल की शुरुआत में देसी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को उतारकर भविष्य की चुनौतियों की तैयारियों को पुख्ता किया गया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर योजना से विदेशी हथियारों का आयात साल 2013-17 की तुलना में 11% कम हुआ है। सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्तिकर्ता बना है, लेकिन 2018 से 2022 के दौरान रूस से कुल हथियारों के आयात में कटौती हुई है, जो पहले 64% थी, घटकर 45% हुई। 19% तक रूस से हथियारों का आयात घट गया। देश की सेना एक तरफ स्वदेशी और आधुनिक हथियारों से लैस हो रही, वहीं भारतीय सेना की पहुंच दुर्गम क्षेत्रों में आसान करने के लिए सड़क, रेल यातायात और वायु सेवा पर फोकस किया गया है। चीन की बुरी नीयत को देखते हुए BRO ने पिछले 3 साल में सीमा पर बनी सड़कों में 60% रोड चीन से सटे बॉर्डर पर ही बनाई है। अरुणाचल प्रदेश में 507 किलोमीटर, लद्दाख में 453 किलोमीटर और उत्तराखंड में 343 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। देश की सुरक्षा में हमारे बॉर्डर और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हिमालय की चोटियां हो या हिंद महासागर के द्वीप, हर दिशा में कनेक्टिविटी के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। तो मोदी राज के 9 सालों में सेना की ताकत में इजाफा हुआ है। CDS बनाने की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है। रक्षा उपकरणों में देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा है और उनका निर्यात कर हथियारों के बाजार में अपनी जगह भी बना ली है। इसी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने न जाने कितने मुद्दे उठाए, लेकिन 2014 का उनका पहला भाषण हर कोई याद करता है और याद रखता है। वो इसलिए क्योंकि नारी शक्ति की बात की, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जी हाँ, लोकतंत्र की जननी वाले देश में महिलाओं की शक्ति, उनके सम्मान, उनके धन, उनकी सुरक्षा की बात प्रधानमंत्री ने यहीं से की। 2014 में उन्होंने कहा था, क्या हम अपने देश की बहन बेटियों की इज्जत के लिए उन्हें शौचालय मुहैया नहीं करा सकते?
इस बात पर वो अड़े रहे और इसी बात पर, और देखिए अब 10वां वर्ष आने वाला है, नारी सुरक्षा और नारी सम्मान का वो संकल्प आगे बढ़ रहा है। लाल किले से पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री ने शुरुआत से 2022 तक ऐसे बयान दिए जिन्हें और किसी प्रधानमंत्री ने कभी शायद नहीं कहा। महिलाओं को अपमान से मुक्त कराने वाली आजादी, महिलाओं को आर्थिक आजादी, महिलाओं को पानी के लिए पैदल चलने वाली गुलामी से आजादी, महिलाओं के सिर पर असुरक्षा से आजादी, महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दंश से आजादी, महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों से आजादी। इन शब्दों के साथ ही प्रधानमंत्री ने 2022 में जो कहा वो समाज की ऐसी समस्या है जिसे दूर कर लें तो 140 करोड़ नागरिकों में आधी हिस्सेदारी रखने वाली बेटियों और माओं के सम्मान की सुरक्षा की जा सकती है। 2022 में अगर आग्रह देशवासियों से किया तो इससे भी 8 साल पहले एक संकल्प खुद प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं के लिए लाल किले से ही लिया। संकल्प इज्जत घर देने का, संकल्प महिलाओं को खुले में शौच के अपमान से मुक्ति दिलाने का। मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैंने गरीबी देखी, और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है, और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं, और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। पूरे देश ने लाल किले से कही गई इस बात के बाद एक क्रांति देखी। गांव-गांव पहली बार महिलाओं ने शौचालय देखे, नाम दिया गया इज्जत घर। 11 करोड़ शौचालय देश में बने, तस्वीर बदलती गई। 11 अगस्त तक का आंकड़ा कहता है 12 करोड़ 80 लाख परिवारों तक नल से जल योजना का फायदा पहुंचा। 31 मई तक का आंकड़ा कहता है देश में 9 करोड़ 58 लाख से ज्यादा घरों की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से बचाने के लिए उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच चुका है। 40 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते गरीबों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए खुले तो आधे से ज्यादा महिलाओं के हैं, और 75 लाख से ज्यादा घर गरीबों को बनाकर दिए जा चुके हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, 40 करोड़ जो जनधन खाते खोले गए हैं उसमें 22 करोड़ खाते हमारी बहनों के हैं। कोरोना काल में करीब 30,000 करोड़ रुपए इन बहनों के खाते में जमा कर दिए गए हैं। मुद्रा लोन 25 करोड़ के करीब मुद्रा लोन दिए गए, उसमें 70% मुद्रा लोन लेने वाली हमारी माताएं बहनें हैं। लेकिन ये तो 9 साल में हो चुका है। 10वें साल से आगे क्या है? क्या महिला सुरक्षा के लिए सख्त कानूनों का जो प्रावधान अब सरकार संसद तक ला चुकी है, लाल किले से 10वें संबोधन में उन पर जोर प्रधानमंत्री का होगा? क्या प्रधानमंत्री ये भी भरोसा जनता को देंगे कि कानून ही नहीं बना रहे हैं, अपराधी को न्याय की चौखट तक ले जाकर सजा भी तुरंत दिलाई जाएगी? महात्मा गांधी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के 2 महापुरुष, एक राष्ट्रपिता, एक लौह पुरुष, लेकिन 9 साल में भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर महात्मा का भारत, सरदार पटेल का भारत बनाने में, उन नीतियों को अपनाने में, उस विचारधारा को आगे ले जाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिखरी रियासतों से देश बनाने वाले वो सरदार जिन्होंने आजादी के बाद 500 से ज्यादा रियासतों को एक एक करके भारत बनाया। आज से 4 साल पहले जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा तो प्रधानमंत्री ने लाल किले से इसे सरदार के सपनों की तरफ कदम बताया। 10 हफ्ते के भीतर भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम
सरदार पटेल ने हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी रियासतों पर पाकिस्तान की चाल नाकाम की थी, लेकिन भारत के जिस लौह पुरुष की कश्मीर के विलय में अहम भूमिका रही, वो उनके निधन के बाद 2 झंडे और 2 संविधान वाला विशेष राज्य बनकर रह गया। जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार मिलते थे, जैसे वहाँ पर लोगों को दोहरी नागरिकता मिलती थी। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होता था। आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता था। आर्टिकल 360 यानी आर्थिक आपातकाल लागू नहीं हो सकता था। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता था। दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में कोई जमीन या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। किसी भी विभाग पर आरटीआई लागू नहीं हो सकती थी। धारा 370 की वजह से ही राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होता था। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में बहुत ही सीमित क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार रखती थी। भारत की सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होता था। अगर जम्मू कश्मीर की कोई भी महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर लेती थी तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। इसके विपरीत अगर वो पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में महिलाएं शरीयत कानून के दायरे में आती थी। शादी से तलाक तक के मामले शरीयत से सुलझाए जाते थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भेदभाव की दीवार गिर गई। बाकी राज्यों की तरह कश्मीर में भारत के संविधान का हर कानून लागू हुआ। जम्मू कश्मीर को देश से एक करने का जो प्रधानमंत्री ने काम शुरू किया, उसके नतीजे अब मिलने लगे हैं। जिस लाल चौक पर कभी आतंकवादियों का कब्जा होता था, उस लाल चौक पर शान से तिरंगा फहरा रहा है। 370 और 35A क्या कारण था? इस सरकार की पहचान है, हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर का चेहरा पूरी तरह से बदल गया है। कश्मीर वही है, लेकिन उसकी फिजा पूरी तरह तब्दील हो चुकी है। आज वहाँ किसी के चेहरे पर खौफ नहीं। बाजार और गलियां भारत के दूसरे शहरों की तरह गुलजार है। कश्मीर का नाम लेते ही जहन में आतंक और आतंकी शब्द पहले आता था। अब युवा यहाँ रोजगार की बातें करते हैं। आतंक से जुड़े कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करके उसको एक नई ताकत देने का, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संकल्प को और मजबूत करने का काम। आतंक पर लगाम कसने से घाटी में अमन लौटता दिख रहा है। श्रीनगर का बाजार बदलाव की सबसे चमकती मिसाल बनकर उभरा है। यहाँ पर रात 10 बजे तक भी लोग खरीदारी करते दिख जाते हैं। डल झील के किनारे पूरी फिजा बेखौफ दिखती है। जब हम समस्याओं का समाधान देखते हैं तो टुकड़ों में नहीं सोचना चाहिए। तकलीफें आएगी, एक साथ वाहवाही के लिए हाथ लगा करके छोड़ देना, ये तरीका देश को, सपनों को साकार करने के लिए काम नहीं आएगा। हमने समस्याओं को जड़ों से मिटाने की कोशिश करनी है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये वही कश्मीर है जहाँ पर अनुच्छेद 370 हटाने के बदले धमकाया जाता था कि वहाँ पर तिरंगा थामने वाला नहीं बचेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की इन तस्वीरों ने उन धमकियों को खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों ऐसा कुछ हो रहा है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। आपके सामने बारामूला जिले की तस्वीर है, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत एलओसी के नजदीक के इस गांव के लोगों ने तिरंगा हाथ में लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आर्मी ने यहाँ ये हर घर में तिरंगा भी लहराया, ये बहुत अच्छा काम हुआ। हम बड़े खुश हैं। हम अपनी फौज के साथ सीना तान के हमेशा के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अब ये तस्वीर देखिए जो एलओसी पर भारत का पहला पोस्ट ऑफिस है। 193224 पिन कोड वाला ये पोस्ट ऑफिस यहाँ पर पिछले 100 साल से ज्यादा समय से चल रहा है, जिसे देखने के लिए पर्यटक पहुँच रहे हैं। तस्वीरें गवाही देती हैं कि पिछले 4 सालों में कश्मीर में बदलाव की हवा बही है। घाटी में बहती विकास की गंगा ने पाकिस्तान के हर प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया है। G20 की बैठक के जरिए दुनिया भर से आए देशों के प्रतिनिधियों ने कश्मीर का सच देखा। अब घाटी में पर्यटकों के आगमन और बुकिंग की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। इस साल के पहले 5 महीनों में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या पिछले पूरे साल के आंकड़ों को पार कर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के नौजवानों से वादा किया था कि जो तकलीफ उनके माता पिता और पूर्वजों ने उठाई,
वो आगे इन युवाओं को नहीं उठानी पड़ेगी, ऐसा होता दिख रहा है। कश्मीर में 33 साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। श्रीनगर में काले कपड़े पहने शिया समुदाय के लोगों ने मातम मनाया। सबसे बड़ी बात, ताजिए पारंपरिक रूट से निकले। कश्मीर का ये बदलाव महसूस किया जा सकता है। 2014 से अब तक इसी लाल किले पर तिरंगा लहराने वाले सबसे ज्यादा बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी बन गए हैं। 10 वर्ष, 10 के बाद आता है 11। 10 पूर्णता का एहसास देता है तो 11 को शुभ अंक माना जाता है। लेकिन 2024 में लाल किले पर कौन होगा, इसका फैसला देश के चुनावी पर्व से ही होगा।